नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। राजस्थान के अरावली की एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक किलों में गिना जाता है। लगभग 700 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ दुर्ग सिर्फ अपनी विशाल दीवारों, महलों, मंदिरों और विजय स्तंभों के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि इसने भारतीय इतिहास के लगभग 2000 वर्षों को अपनी आंखों से देखा है। इसकी चट्टानों में समय की अनेक परतें छिपी हुई है, जो अलग अलग युगों की कहानी सुनाती है। अधिकतर लोग चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते ही राणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और उनकी वीरता को याद करते हैं। बिल्कुल, ये सभी घटनाएं चित्तौड़गढ़ के इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है। लेकिन चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस काल से बहुत पहले शुरू हो जाता है। दुर्ग की कहानी सिर्फ मध्यकालीन राजपूत शासकों तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें इससे कहीं अधिक प्राचीन अतीत में छिपी हुई हैं। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की वंशज का मौर्यकालीन शासन। वर्तमान राजस्थान के बड़े भूभाग पर फैला हुआ था मौर्यकालीन शासन, जो बुद्ध के अनुयायी थे और प्रेम, करुणा और मैत्री के माध्यम से प्रजा को खुशहाल प्रशासन दे रहे थे। आइए हम उस गौरवशाली मौर्यकालीन शासन के इतिहास की ओर चलते हैं। राजस्थान की कई ख्यातों, वंशावलियों और स्थानीय लोक परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण सम्राट चित्रांगदा मौर्य ने कराया था और उनके नाम पर ही इस नगर का नाम चित्रकूट या चित्रकोट पड़ा, जो समय के साथ बदलकर चित्तौड़ कहलाया। ये परंपरा सदियों से प्रचलित है, लेकिन क्या इसे समर्थन देने वाले ठोस ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध हैं? यह एक ऐतिहासिक स्मृति है। इसकी पुष्टि के लिए अभी और शोध की जरूरत है। इन्हीं सवालों के खोज के लिए हम डॉक्यूमेंट्री में किसी लोक कथा या मान्यता के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अनुसंधानों, पुरातात्विक उत्खननों, अभिलेखों, प्राचीन साहित्य और प्रमाणित ऐतिहासिक आधारों पर चित्तौड़गढ़ की यात्रा करेंगे। हमारा मकसद किसी स्थापित मान्यता को सिद्ध या असिद्ध करना नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समझना है कि चित्तौड़गढ़ की वास्तविक ऐतिहासिक यात्रा कहाँ से शुरू होती है और उसमें चित्रांगदा मौर्य की परंपरा का स्थान क्या है। आइए समय की परतों को एक एक करते हटाते हैं और चित्तौड़ को खोजने का प्रयास करते हैं, जो राजपूत काल से भी पहले अस्तित्व में था। एक ऐसा चित्तौड़ जिसकी कहानी प्राचीन जनपदों, मौर्य साम्राज्य, बौद्ध संस्कृति और पुरातात्विक खोजों से लेकर हमारे सामने आती है। किसी भी महान सभ्यता या नगर का विकास सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं होता है। उसके पीछे सबसे खास भूमिका निभाती है उसकी भौगोलिक स्थिति। चित्तौड़गढ़ इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। यदि हम ये समझना चाहते हैं कि ये स्थान हजारों वर्षों तक सत्ता, संस्कृति और व्यापार का केंद्र क्यों बना रहा, तो सबसे पहले हमें इसकी प्राकृतिक संरचना को समझना होगा। लगभग 180 मीटर ऊंची और 5 किलोमीटर से अधिक लंबी यह पहाड़ी चारों ओर से प्राकृतिक ढालों से घिरी हुई है, जिसने इसे बिना किसी कृत्रिम निर्माण के भी एक सुरक्षित दुर्ग का स्वरूप प्रदान किया। इस पहाड़ी के चारों ओर बहने वाली गंभीरी और बेड़च नदियों ने चित्तौड़ के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन काल में किसी भी बड़े नगर की स्थापना के लिए पानी के निरंतर स्रोत सबसे जरूरी माना जाता था और चित्तौड़ इस लिहाज से बहुत ही अनुकूल स्थान था। प्राकृतिक सुरक्षा भी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक थी। दुर्ग तक पहुंचने का मार्ग सीमित और नियंत्रित था, जबकि ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दूर तक आने जाने वाले मार्गों पर निगरानी रखना संभव था। और यही कारण है कि बाद के शासकों ने प्राकृतिक पहाड़ी को और अधिक सुदृढ़ बनाकर एक विशाल दुर्ग के रूप में विकसित किया। दूसरे शब्दों में, चित्तौड़गढ़ पहले प्रकृति का बनाया हुआ दुर्ग था, जिसे समय के साथ मनुष्य ने और अधिक मजबूत बनाया। भौगोलिक दृष्टि से चित्तौड़ की स्थिति एक और कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ये क्षेत्र प्राचीन भारत के उन व्यापारिक मार्गों के बिल्कुल पास था जो मालवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत को एक दूसरे से जोड़ते थे।
पश्चिमी समुद्री बंदरगाहों से आने वाला व्यापार और मध्य भारत से उत्तर की ओर जाने वाले मार्ग इसी इलाके के आसपास से होकर गुजरते थे। इन मार्गों पर नियंत्रण का अर्थ सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति भी था। यही कारण है कि विभिन्न कालों में अनेक राजवंशों ने इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। चित्तौड़ का महत्व किसी एक राजवंश के उदय के साथ अचानक नहीं बढ़ा, बल्कि इसकी भौगोलिक अनुकूलता ने हजारों वर्षों तक यहाँ सभ्यता के विकास को निरंतर आधार प्रदान किया। यही भौगोलिक परिस्थितियां आगे चलकर चित्तौड़ को सिर्फ एक दुर्ग नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र में बदल देती हैं। गुहिल वंश की स्थापना के संबंध में इतिहासकारों का कहना है कि गुहिल राजवंश के आदि पुरुष गुहादित्य ने स्थानीय भील शासकों की मदद से नागदा नगरी पर अचानक आक्रमण करके नाग राजा को हराया और विक्रम संवत 666 में नागदा नगरी पर अपना अधिकार कर लिया। उनका कुल गुहिल नाम से चला और इसी गुहिल राजवंश में महेंद्र राजा हुए जिन्होंने एकलिंग जी मंदिर बनवाया था। इसी कुल में 8वीं पीढ़ी में काल भोज राजा का जन्म हुआ जो बप्पा रावल नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा मान मौर्य के राज्य में सिंध और अरबों के लड़ने के लिए राजा मान मौर्य ने अपने भांजे बप्पा रावल को अपनी सेना का सेनापति बनाया था। इसका अर्थ यह है कि राजा मान मौर्य की बहन बप्पा रावल के पिता को ब्याही थी। इस युद्ध में क्षेत्र के कई राजाओं ने मान मौर्य का साथ दिया और इस प्रकार सेनापति बप्पा रावल के नेतृत्व में मान मौर्य सम्राट की विजय हुई। परंतु नाराज सामंत और भीलों की मदद से भांजे व सेनापति बप्पा रावल ने धोखे में मान मौर्य की हत्या कर दी और चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार सन 737 में स्थापित कर दिया। चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठते ही बप्पा रावल ने एकलिंग महादेव के दीवान के पद पर राज्य किया और गुहिल राज्य का विस्तार किया। चित्तौड़ का दुर्ग हाथ से खो देने के बाद भी मौर्य राजवंश शाखा का अधिकार पूर्वी राजस्थान और मालवा संभाग में बना रहा। राजा मान मौर्य के बाद भी सत्ता का संघर्ष कई पीढ़ी तक चलता रहा। कभी गुहिल वंश तो कभी मौर्य वंश के शासक चित्तौड़ पर शासन करते रहे। सिंध के आक्रमणकारियों के आक्रमण चित्तौड़गढ़ के मौर्य शासक मान मौर्य के समय में काफी हुए। यह आक्रमण अरब सूबेदार हबीब अमरू और जुनैद के समय पर लगातार होते रहे। मौर्य शासकों ने इनका डटकर मुकाबला किया। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा, इस क्षेत्र की सुंदरता और भव्यता के कारण विदेशी आक्रमणकारी निरंतर चित्तौड़ को आक्रमण का केंद्र बिंदु बनाते रहे। चित्तौड़ का मौर्य वंश अरबों से निरंतर मुकाबला करने के कारण काफी कमजोर हो गया था, लेकिन अरब सूबेदार हबीब अमरू और जुनैद प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाए। मौर्य शासन की आर्थिक और निरंतर आक्रमणों को झेलने के कारण कमजोरी का लाभ उठाकर नागदा के गुहिल शासक बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य की हत्या कर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में मौर्य राजवंश शाखा के अंतिम शासक वृहदत्त मौर्य का ईसा पूर्व 184 में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना का निरीक्षण करते समय अचानक हमला कर हत्या कर दी और सत्ता पर कब्जा कर लिया। सेनापति शुंग ने मौर्य वंश के विनाश के लिए बेशुमार धनराशि खर्च की और कई प्रयास किए, लेकिन मौर्य राजवंश के राजकुमार चित्रांगद मौर्य बच निकलने में सफल हुए। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मोरवन में धूलकूट नगर की स्थापना की और 3 विशाल मंदिर बनवाए, जिसमें शेषनाग मंदिर और एक कालिका माता का भी मंदिर शामिल है। उनके अनुसार सम्राट वृहदत्त मौर्य का पुत्र चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने अपना नाम चित्रांगद मौर्य कर लिया था, वर्तमान मोरागढ़ में आने में सफल हुए थे, जहां उन्होंने अपनी रानी इंदुमती को छोड़कर चित्तौड़ के पास मोरवन में गुप्त निवास किया और अपनी स्थिति वहां मजबूत की थी। चित्रांगद मौर्य जो धन साथ ला सके थे, उससे उन्होंने मोरवन में धूलकोट किला बनवाया। कहावतों के अनुसार मोरवन में छिपे खजाने के मिले धन से राजकुमार चित्रांगद मौर्य ने चित्रकोट दुर्ग, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ नाम से प्रसिद्ध है, इस गढ़ को बनवाया और मौर्य राजवंश के राज्य की नींव रखी। उन्होंने मौर्य राजवंश का नाम बदल दिया और राजवंश का नाम मौर्य रखा। धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ के अंदर निर्माण होते गए और कई अंदर तालाब, सरोवर और महल भी बनवाए। राजा मान मौर्य ने अपने कुल का नाम बदलकर मौर्य से मौर्य रखा, जिनको उन्होंने 36 राजकुलों में उत्तम स्थान मिला। राजा मान मौर्य ने कई सरोवर बनाए, जिसमें गोमुख कुंड भी शामिल है। इतिहास में ये भी दर्ज है, गुहिल वंश की शाखा के
अल्लट की शादी हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी के साथ हुई थी। चित्तौड़ पर अधिकार करने में हूणों ने उसका साथ दिया था। चित्तौड़ दुर्ग पर शासन के उतार चढ़ाव चलते रहे। कभी गुहिलों ने तो कभी प्रतिहारों ने चित्तौड़ पर शासन किया। मौर्य और गुहिल राजवंश में सत्ता का संघर्ष प्रतिहार सम्राट भोजराज प्रतिहार की सत्ता पर प्रतिष्ठित होने तक अर्थात 836 ईस्वी तक चलता रहा और आखिर में इस सारे इलाके से परेशान होकर मौर्य सम्राट के बचे कुचे वंशज इस इलाके को छोड़कर उड़ीसा की ओर पलायन कर गए। पप्पा रावल के बाद मेवाड़ की मुख्य गद्दी पर बैठने वाले उनके सीधे वंशज रावल उपाधि का उपयोग करते थे। चित्तौड़गढ़ के पतन के बाद बप्पा रावल के ही वंश की एक उपशाखा सिसोदा गांव के जागीरदार के शासकों ने मेवाड़ को वापस जीता। ये राजा राणा या महाराणा कहलाए। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की केंद्रीय सत्ता छिन्न भिन्न हो गई। इसके बाद देश कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। इस दौरान प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान जैसे योद्धा वंशों का उदय हुआ। इन शासकों और उनके कुलीन योद्धाओं को सामूहिक रूप से राजपुत्र या राजपूत कहा जाने लगा। चित्तौड़गढ़ के संस्थापक राजा चित्रांगद मौर्य और उनके अंतिम शासक राजा मान मौर्य के काल में इस पूरे मेवाड़ क्षेत्र में बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप और चैत्यों का निर्माण बहुत हुआ। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमणों के बाद प्राचीन स्मारक संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई तो बाद के राजाओं विशेषकर गुहिल और शिष्योदिया शासकों ने उन्हीं प्राचीन बौद्ध और जैन स्मारकों के पत्थरों, स्तंभों और मलबे का उपयोग कर शैव वैष्णव मंदिरों और किलों के जीर्णोद्धार में कर लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर स्थित कई प्राचीन मंदिरों और कुंभलगढ़ की तलहटी के स्मारकों के खंभों को ध्यान से देखने पर आज भी उन पर बौद्ध शैली की नक्काशी, स्तूप के प्रतीक और पूर्ण घट यानी बौद्ध वास्तुकला का प्रतीक की आकृतियां दिखाई देती हैं। यानी वे इमारतें नष्ट नहीं हुई बल्कि उनका स्वरूप बदल गया। चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के इलाके ने भारत के इतिहास में सबसे अधिक युद्ध और विनाश झेले हैं। 8वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर जैसे आक्रांतों ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किए तो उन्होंने प्राचीन धार्मिक इमारतों को निशाना बनाया। बौद्ध विहार, बौद्ध चैत्य और आमतौर पर मिट्टी के ईंटों और लकड़ी के छज्जों के समन्वय से बनते थे, जैसे नालंदा में था, जो भारी पत्थरों के वैदिक मंदिरों की तुलना में युद्धों और आगजनी में बहुत जल्दी पूरी तरह नष्ट हो गए। 8वीं शताब्दी में जब बप्पा रावल को मौर्यों से चित्तौड़गढ़ मिला तो मेवाड़ में शैव धर्म यानी भगवान शिव की पूजा और नाथ संप्रदाय का प्रभाव बहुत बढ़ गया। बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि पार्श्वत यानी शैव संप्रदाय के थे। इसके बाद मेवाड़ के राजाओं ने खुद को एकलिंग नाथ यानी शिव का दीवान घोषित कर दिया। समय के साथ इस पूरे इलाके में बौद्ध धर्म के अनुयायी कम होते गए और वे शैव, वैष्णव या जैन धर्म में समाहित होते गए। जब रखरखाव करने वाले ही नहीं रहे तो बौद्ध विहार और चैत्य धीरे धीरे उपेक्षित होकर खंडरों में तब्दील हो गए। बौद्ध अवशेष पूरी तरह गायब नहीं हुए थे बल्कि वे समय की मार, युद्धों के विध्वंस और बाद के युगों में बने भव्य शैव वैष्णव मंदिरों के पत्थरों के नीचे हमेशा के लिए समा गए। चित्तौड़गढ़ से 13-14 किलोमीटर स्थित नगरी, जिसका प्राचीन नाम माध्यमिका था, वह एक समय में प्राचीन शैवी जनपद माध्यमिका की एक राजधानी हुआ करती थी। नगरी राजस्थान के सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थलों में से एक है। मौर्य काल में यह एक बहुत बड़ा व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। यहाँ हुई खुदाई में बौद्ध धर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। नगरी में आर्कियोलॉजिस्ट को मौर्यकालीन और गुप्तकालीन बौद्ध विहारों की नींव और उनके स्तूपों के विशाल चबूतरे मिले हैं। ये संरचनाएं मुख्य रूप से विशिष्ट प्राचीन ईंटों से बनी थी। यहाँ खुदाई में ऐसे छोटे छोटे कमरों के अवशेष भी मिले हैं जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में ठहरने और ध्यान अभ्यास करने के लिए करते थे। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभों की तरह ही यहाँ भी मौर्यकालीन पॉलिशदार पत्थरों के टुकड़े और सिंह की आकृतियों के अवशेष भी मिले हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि यहाँ मौर्य सत्ता का सीधा प्रभाव बहुत मजबूत था। आज उदयपुर के राजकीय संग्रहालय या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संग्रहालय में जाएं तो आपको मौर्यकालीन बौद्ध इतिहास के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलेंगे। म्यूजियम में पत्थर की कई ऐसी मूर्तियां और खंडित हिस्से रखे हुए हैं जिन पर भगवान बुद्ध के जीवन की जुड़ी घटनाओं जैसे महापरिनिर्वाण या ध्यान मुद्रा में उकेरा गया है। इन मूर्तियों पर मध्यकालीन युद्धों और आक्रमणों के दौरान हुए नुकसान के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में अवलोकितेश्वर बुद्ध और अन्य बौद्ध देवियों की प्रतिमाएं भी मिली है, जो ये दर्शाती है कि यहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा का भी प्रभाव मजबूत रहा था।
चित्तौड़गढ़ किले के भीतर पद्मिनी महल और कालिका माता मंदिर के आसपास के इलाकों में पत्थर के छोटे छोटे गोल स्तूप भी मिले हैं। प्राचीन काल में बौद्ध श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर इन्हें मुख्य चैत्य के चारों ओर स्थापित करते थे, जिन्हें मन्नत स्तूप या वोटी स्तूप कहा जाता था। मौर्य राजा चित्रांगद और मान मौर्य ने धार्मिक सहिष्णुता की भी मिसाल कायम की। उनके काल में बौद्ध परंपरा के साथ जैन व वैष्णव शैव मत को भी पूरा संरक्षण दिया। इसी कारण यहाँ सूर्य मंदिर बनवाया और शैव मंदिर भी बनवाए। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर कालिका माता मंदिर मूल रूप से 8वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा भगवान सूर्य को समर्पित करके बनवाया गया था। इसके गर्भगृह के द्वारों और स्तंभों पर आज भी सूर्य देव और उनके रथ के चिन्ह साफ देखे जा सकते हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान इस सूर्य मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई गई। बाद में 14वीं और 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के काल के आसपास इसका जीर्णोद्धार करा गया और इसमें मां भद्रकाली की मूर्ति स्थापित की गई। वैष्णव हिंदू परंपरा है। पुरातात्विक विभाग यानी ASI द्वारा और कर्नल जेम्स टॉड जैसे इतिहासकारों के अनुसार चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर मौर्यकालीन सूर्य उपासना केंद्र था। जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा तो वे बौद्ध भिक्षु और तांत्रिक पूरी तरह गायब नहीं हुए, बल्कि वे समाज के भीतर शैव, वैष्णव, नाथ संप्रदायों के साथ समाहित होते गए। जब बौद्ध धर्म का विलोप हो रहा था तब आदि शंकराचार्य और बाद के आचार्यों ने शैव वैष्णव परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए पंचायतन पूजा की शुरुआत की, जिसमें शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश के साथ देवी पूजा को भी समान स्थान दिया गया। माध्यमिका का उल्लेख केवल भारतीय स्रोतों में ही नहीं बल्कि यूनानी लेखकों के विवरणों में भी मिलता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक शासक मिनांडर, जिसे हम राजा मिलिंद बोलते हैं, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर भिक्षु बन गए थे, इतिहासकारों ने स्पष्ट किया है कि उस समय तक माध्यमिका तक एक प्रसिद्ध और समृद्ध नगर के रूप में स्थापित हो चुकी थी। किसी विदेशी आक्रमणकारी का लक्ष्य बनना खुद इस बात का संकेत है कि यह नगर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इतिहास में और आज इस तरह के किलों को केवल विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध या संघर्ष के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। इस नैरेटिव को सेट करने के लिए वे कहानी की शुरुआत ही बप्पा रावल या महाराणा कुंभा से करते हैं, जिससे मौर्य साम्राज्य का सहिष्णु बौद्ध और जैन धर्म के परंपरा के अनुसार प्रेम, करुणा और मैत्री के शांति के जो संदेश है वो पूरी तरह प्रदेश के पीछे चले जाते हैं। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की खुदाई में चांदी और तांबे के मौर्यकालीन आहत सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। इन सिक्कों पर सूर्य, पेड़ और कुबड़ वाले बैल जैसे मौर्य साम्राज्य के आधिकारिक प्रतीक अंकित है, जो प्रमाणित करते हैं कि यहाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व भी मौर्यों का मुद्रा प्रणाली सक्रिय थी। नगरी से तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जिन पर प्राचीन धम्म लिपि में मध्यमिकाय जनपदस्य यानी माध्यमिका जनपद लिखा हुआ है। ये स्पष्ट करता है कि चित्तौड़ का ये इलाका मौर्य काल में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली प्रशासनिक जनपद की राजधानी था। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड को चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर मौर्य राजा मानमोरी का एक विशाल शिलालेख मिला था। इस शिलालेख पर मौर्य वंश के 4 राजाओं के नाम लिखे हुए थे, जिनमें महेश्वर, भीम, भोज और मानमोरी अंकित था। इसमें राजा मानमोरी द्वारा मानसरोवर झील और अमृतेश्वर शिव मंदिर के निर्माण का स्पष्ट उल्लेख था। हालांकि कर्नल टॉड ने भारी होने के कारण इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय यात्रा के दौरान समुद्री तूफान से जहाज का संतुलन बिगड़ गया, इस कारण समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका पूरा प्रामाणिक अनुवाद और पाठ सुरक्षित रखा है। जैन विद्वान जीन मंडनोपाध्याय द्वारा रचित कुमारपाल प्रबंध और अन्य प्राचीन जैन ग्रंथों में चित्तौड़गढ़ के मौर्यकालीन इतिहास को पूरी कहानी मिलती है। इन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस किले का मूल नाम चित्रकूट या चित्रांगदपुर पड़ा था। किले के भीतर चित्रांगद मौर्य तालाब आज भी मौजूद है, जो इस बात का जीवंत भौतिक साक्ष्य है कि किले के पहले निर्माता
चित्रांगद मौर्य ही थे। बप्पा रावल द्वारा चित्तौड़ पर शासन करने के साथ ही सदियों तक सरकारी और धार्मिक दस्तावेजों में इस जगह को चित्तौड़गढ़ नहीं बल्कि चित्रकूट ही लिखा जाता था। कुंभलगढ़ के पास स्थित रणकपुर जैन मंदिर के शिलालेख में बप्पा रावल के इतिहास का वर्णन करते हुए लिखा है कि उनको चित्रकूट दुर्ग मौर्यों से मिला था। महाराणा कुंभा उत्कीर्ण इस विशाल शिलालेख में भी इस किले को बार बार चित्रकूट नाम से ही संबोधित किया गया है। ये सभी साक्ष्य मिलकर ये साबित करते हैं कि चाहे इतिहासकार या वर्तमान लोग इतिहास को दबा दे, लेकिन पुरातत्व और अभिलेखों की दुनिया में चित्तौड़गढ़ का मौर्य इतिहास पूरी तरह से अमिट है। चित्रकूट नाम ही अपने आप में राजा चित्रांगद मौर्य के ऐतिहासिक योगदान का बड़ा स्मारक है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ लिया। कई छोटे बड़े राज्यों और गणराज्यों को संगठित करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उत्तर पश्चिम में यूनानी प्रभाव को खत्म करने के बाद उनका साम्राज्य मगध से लेकर अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैल गया। इस व्यापक प्रशासन व्यवस्था में पश्चिम भारत के कई इलाके भी शामिल हुए, जिसमें वर्तमान मेवाड़ का भूभाग भी माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित इस साम्राज्य को उसके पौत्र सम्राट अशोक ने और अधिक सुदृढ़ बनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने विजय की नीति छोड़कर भगवान बुद्ध के धम्म के प्रचार को शासन का प्रमुख आधार बनाया। उन्होंने सब विचारधाराओं पंथों को सम्मान देते हुए प्रेम, करुणा और मैत्री का धम्म की शासन चलाया। इसी काल में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ धम्म, शिक्षा और जन कल्याण से जुड़े कई कार्य पूरे साम्राज्य में संचालित किए गए। राजस्थान भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा। बौद्ध संस्कृति, जिसके प्रमाण आज भी बैराट, कोलवी, बिनायगा, हत्याकोट, भीनमाल और गुनई जैसे स्थलों पर सुरक्षित हैं। मौर्य काल के बाद यदि किसी सांस्कृतिक धारा ने मेवाड़ की पहचान को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वह थी बौद्ध संस्कृति। सम्राट अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के साथ राजस्थान के कई क्षेत्रों में बौद्ध धम्म का विस्तार हुआ। ये विस्तार सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा, व्यापार, स्थापत्य, शिल्प और सामाजिक जीवन पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ा। और उस काल में युद्ध भी बहुत कम होते थे। सामंजस्य और प्रेम, भाईचारा, मैत्री, करुणा की बातें अधिक होती थी। मेवाड़ भी इस व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण भाग था। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बैराट है, अर्थात प्राचीन विराटनगर था। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खननों में बौद्ध विहार, स्तूप, ईंटों से निर्मित प्राचीन संरचनाएं तथा सम्राट अशोक का प्रसिद्ध भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म को राज्यीय संरक्षण प्राप्त था। राजस्थान में उसका प्रभाव स्थापित हो चुका था। बौद्ध धर्म का विकास व्यापार से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर यात्रा करने वाले व्यापारी अक्सर बौद्ध संघों को दान देते थे और विहारों के निर्माण में सहयोग करते थे। बदले में विहार यात्रियों को ठहराने के स्थान उपलब्ध कराते थे। यही कारण है कि जहाँ जहाँ प्रमुख व्यापारिक मार्ग विकसित हुए वहीं बौद्ध केंद्र भी उभरते दिखाई देते हैं। मेवाड़ और मालवा को जोड़ने वाले मार्गों पर भी इसी प्रकार के सांस्कृतिक केंद्र विकसित हुए। मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बौद्ध संस्कृति के सबसे प्रभावशाली प्रमाण कोलवी, बिनायगा, हत्याकोट और गुनई के शैल गुफाओं से मिलते हैं। झालावाड़ जिले में स्थित कोलवी गुफाएं राजस्थान का सबसे बड़ा बौद्ध शैल गुफा समूह मानी जाती हैं। यहाँ चट्टानों को काटकर बनाए गए चैत्य, विहार, ध्यान कक्ष बौद्ध स्थापत्य कला की उत्कृष्ट परंपरा को दर्शाते हैं। इन गुफाओं की योजना और निर्माण शैली से स्पष्ट होता है कि यहाँ लंबे समय तक भिक्षु समुदाय निवास करते थे और राजश्रय भी पूरी तरह से मिलता था। जनजीवन भी उनका पूरा सपोर्ट करते थे। आज जिस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम देखते हैं वह किसी एक राजा या एक ही काल में निर्मित स्मारक नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थापत्य विशेषज्ञों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह दुर्ग कई शताब्दियों के क्रमिक रूप से विकसित हुआ। प्रत्येक राजवंश ने अपनी जरूरतों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों और समय की सैन्य तकनीक के अनुसार निर्माण जोड़े गए। इसलिए चित्तौड़गढ़ को एक बहुस्तरीय मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिकल जो परिसर के रूप में समझना उचित होगा।
चित्तौड़गढ़ की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी जल प्रबंधन प्रणाली है। किसी भी पहाड़ी दुर्ग के लिए सबसे बड़ी चुनौती पानी की उपलब्धता होती है। इस समस्या का समाधान यहाँ अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से किया गया। दुर्ग के भीतर तालाब, कुंड, बावड़िया और जलाशयों का ऐसा तंत्र चित्रांगदा मौर्य के समय ही विकसित कर लिया गया था, जो वर्षा के जल को संग्रहित कर लंबे समय तक सुरक्षित रखता था। माना जाता है कि दुर्ग में कई जल स्रोत मौजूद थे, जिनके कारण लंबी घेराबंदी के दौरान भी यहाँ रहने वाले लोगों और सैनिकों की जल आवश्यकता पूरी की जा सकती थी। यही व्यवस्था चित्तौड़ की सामरिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी। दुर्ग की दीवारें भी अलग अलग निर्माण चरणों की कहानी कहती। विशाल पत्थरों से निर्मित ये दीवारें प्राकृतिक चट्टानों के रूप में बनाई गई, जिससे आक्रमणकारियों के लिए इन तक पहुंचना कठिन हो जाता था। समय समय पर इनका विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया गया। आज भी प्राचीरों के विभिन्न भागों में निर्माण शैली का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है, जो अलग अलग काल में निर्मित होने का संकेत देता है। दुर्ग तक पहुंचने वाला घुमावदार मार्ग भी इसकी सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग था। इस मार्ग पर बने 7 प्रमुख प्रवेश द्वार केवल आवागमन के लिए नहीं थे, बल्कि रक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा थे। हर द्वार को इस प्रकार से बनाया गया कि दुश्मन की सेना एक साथ तेजी से आगे न बढ़ सके। संकरे मोड़, ऊंचाई और क्रमिक द्वार आक्रमण की गति को धीमा कर देते थे, जिससे दुर्ग की रक्षा करने वाले सैनिकों को सामरिक बढ़त मिलती थी। समय के साथ दुर्ग के भीतर कई महलों, मंदिरों और प्रशासनिक भवनों का निर्माण हुआ। राणा कुंभा का महल, बाद की राजमहल, धार्मिक स्मारक और अन्य संरचनाएं ये स्पष्ट करती हैं कि चित्तौड़ सिर्फ सैन्य चौकी नहीं था, बल्कि एक जीवंत राजधानी भी था। यहाँ शासन, धर्म, संस्कृति और दैनिक जीवन एक साथ विकसित हुआ। इसी विकास यात्रा के दौरान यहाँ ऐसे स्मारकों का भी निर्माण हुआ जो आज चित्तौड़गढ़ की पहचान बन चुके हैं। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, समिदेश्वर मंदिर, कालिका माता मंदिर, मीराबाई का मंदिर और उनके गुरु संत रविदास जी की छतरी में मौजूद उनके पद चिन्ह, जो मीरा जी ने बहुत सम्मान से अपने गुरु की याद में बनवाए थे, और अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं न केवल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं, बल्कि वे इस दुर्ग के बदलते सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। मौर्य काल में जो बना कालिका मंदिर, जिसको चामुंडा मंदिर भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म के जो महायान परंपरा की जो शक्ति देवी थी, वो उसमें से एक थी चामुंडा देवी। दुर्ग के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिरों में समिदेश्वर मंदिर का विशेष स्थान है। माना जाता है कि इसका मूल निर्माण मौर्य काल में और उसके बाद के मध्यकाल के प्रारंभिक चरणों में हुआ और बाद में विभिन्न शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों, अलंकरण और स्थापत्य शैली ये संकेत देते हैं कि चित्तौड़गढ़ उस समय सिर्फ एक सैन्य केंद्र नहीं था, बल्कि कला और धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। चित्तौड़गढ़ का सबसे प्रसिद्ध स्मारक निसंदेह विजय स्तंभ है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में कराया था। लगभग 37 मीटर ऊंचा ये 9 मंजिला स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला की अद्वितीय उपलब्धियों में गिना जाता है। इसकी बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, ऐतिहासिक व्यक्तियों और पौराणिक प्रसंगों की उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। ये स्तंभ सिर्फ विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि उस समय की कला, शिल्प और स्थापत्य कौशल का भी अनुपम उदाहरण है। विजय स्तंभ से भी प्राचीन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ की बहुधार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। 12वीं सदी में एक जैन व्यापारी द्वारा निर्मित ये स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसकी सूक्ष्म नक्काशी, बहुमंजिला संरचना और संतुलित स्थापत्य शैली उस समय की जैन कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। मध्यकालीन भारत में चित्तौड़गढ़ सिर्फ मेवाड़ की राजधानी नहीं था, बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक शक्ति का भी प्रमुख केंद्र था। इसकी सुरक्षा और सामरिक स्थिति, प्राकृतिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा के कारण अनेक शासकों ने इस पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इतिहास में चित्तौड़गढ़ के 3 घेराव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन घटनाओं ने केवल मेवाड़ के इतिहास को ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित किया। पहला बड़ा घेराव 1303 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। समकालीन फारसी स्रोतों
विशेषकर अमीर खुसरों के विवरणों से ज्ञात होता है कि इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य मेवाड़ जैसे शक्तिशाली सामरिक केंद्र पर नियंत्रण स्थापित करना था। लंबे घेराव के बाद दुर्ग पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार स्थापित हुआ। कुछ समय तक चित्तौड़ सल्तनत के नियंत्रण में रहा, लेकिन बाद में मेवाड़ के शासकों ने फिर से इस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस अभियान के संबंध में बाद की लोक कथा और साहित्य में कई कथाएं जुड़ी। ऐतिहासिक स्रोत सिर्फ सैन्य अभियान और राजनीतिक विजय का ही उल्लेख करते हैं, उन दंत कथाओं को महत्व नहीं दिया जाता। दूसरा महत्वपूर्ण घेराव 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह जफर ने किया। उस समय मेवाड़ आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा था। बहादुर शाह ने अपनी सैन्य शक्ति और तोपखाने के बल पर चित्तौड़गढ़ का घेराव किया। कई सप्ताह तक चले संघर्ष के बाद दुर्ग इसके अधिकार में आ गया। इस युग ने यह स्पष्ट कर दिया कि बारूद और तोपों के व्यापक उपयोग ने मध्यकालीन दुर्गों को पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था को नई चुनौती देना शुरू कर दिया था। हालांकि बहादुर शाह का नियंत्रण अधिक समय तक नहीं रहा, लेकिन इस घेराव ने मेवाड़ की सैन्य शक्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। तीसरा और सबसे निर्णायक घेराव 1567-68 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किया। उस समय अकबर उत्तर भारत में एक सुदृढ़ और अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रहा था। मेवाड़ का स्वतंत्र रहना उसकी इस नीति के लिए बड़ी चुनौती था। कई महीनों तक चले घेराव के दौरान मुगल सेना ने आधुनिक तोपखाने, सुरंगों और संगठित सैन्य रणनीति का उपयोग किया। आखिर में फरवरी 1568 में चित्तौड़गढ़ मुगल साम्राज्य के अधिकार में आ गया। चित्तौड़गढ़ की विजय अकबर के साम्राज्य विस्तार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसके बाद मेवाड़ की राजनीतिक राजधानी धीरे धीरे उदयपुर शिफ्ट हो गई और चित्तौड़गढ़ का प्रशासनिक महत्व कम होने लगा। हालांकि दुर्ग का सामरिक उपयोग सीमित हो गया, लेकिन इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व कभी खत्म नहीं हुआ। इन तीनों घेरावों में एक समान तथ्य दिखाई देता है। प्रत्येक आक्रमण का उद्देश्य चित्तौड़गढ़ की राजनीतिक और सामरिक स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करना था। इसलिए इन घटनाओं को मुख्यतः सत्ता, सैन्य रणनीति और क्षेत्रीय नियंत्रण के संदर्भ में समझना चाहिए। और यही दृष्टिकोण समकालीन अभिलेखों, फारसी इतिहास ग्रंथों और आधुनिक इतिहासकारों के शोध में भी सामने आता है। इन संघर्षों के बाद चित्तौड़गढ़ एक सक्रिय राजधानी से अधिक एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में विकसित होने लगा। समय बीतने के साथ ही इसकी पहचान युद्ध भूमि से आगे बढ़कर भारत की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के रूप में स्थापित हुई। यही इसकी आधुनिक यात्रा का आरंभ है। आज चित्तौड़गढ़ सिर्फ राजस्थान का एक ऐतिहासिक दुर्ग नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता की साझा धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। साल 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान के 6 प्रमुख पहाड़ी दुर्गों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। यह स्थान केवल अपनी भव्यता के कारण नहीं, बल्कि इसके दीर्घ इतिहास, उत्कृष्ट स्थापत्य और बहुस्तरीय सांस्कृतिक विकास के कारण दिया गया है। इस मान्यता ने चित्तौड़गढ़ को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक के रूप में स्थापित किया। चित्तौड़गढ़ का इतिहास जितना विशाल है, उतना ही बहुआयामी है। इसकी पूरी यात्रा में हमने देखा कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल को सिर्फ एक कालखंड या एक राजवंश के दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। हर युग ने इस दुर्ग पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और इन्हीं परतों से मिलकर चित्तौड़गढ़ का वास्तविक इतिहास निर्मित होता है। निस्संदेह राजपूत शासकों ने चित्तौड़गढ़ को अद्भुत स्थापत्य, साहस और राजनीतिक गौरव प्रदान किया। विजय स्तंभ, विशाल दीवारें, महल और मध्यकालीन संघर्ष आज भी इस युग की स्मृतियों को जीवित रखते हैं। लेकिन यदि हम इतिहास को सिर्फ एक राजपूत काल तक सीमित कर दें, तो चित्तौड़ की उससे पहले की कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परतें हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगी। यदि उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों, इतिहास के अभिलेखों और स्थापत्य अवशेषों और ऐतिहासिक स्रोतों को एक साथ देखा जाए, तो चित्तौड़गढ़ की सबसे बड़ी पहचान एक निरंतर विकसित होती हुई ऐतिहासिक विरासत के रूप में सामने आती है। सीवी जैसे विशाल जनपद, गणराज्य और माध्यमिका की प्राचीन नगरी, मौर्यकालीन राजनीतिक प्रभाव, बौद्ध संस्कृति का प्रचार, प्रारंभिक मंदिर स्थापत्य, मध्यकालीन दुर्ग निर्माण और राजपूत शासन, ये सभी मिलकर चित्तौड़गढ़ के इतिहास को पूर्णता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि चित्तौड़गढ़ को सिर्फ एक दुर्ग कहना पर्याप्त नहीं होगा। यह लगभग 2000 वर्षों की भारतीय सभ्यता का एक जीवित म्यूजियम है, जहाँ हर पत्थर, हर
प्राचीर, दीवार और हर स्मारक समय की अलग अलग परतों का गवाह है। यहाँ इतिहास किसी एक युग की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों और राजनीतिक परिवर्तनों की मिली-जुली यात्रा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह अंतिम सत्य का दावा नहीं करता, वही नए साक्ष्यों का स्वागत करता है और प्रत्येक नई खोज के साथ स्वयं को और अधिक परिष्कृत करता है। चित्तौड़गढ़ भी इसी जीवंत इतिहास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक ऐसा दुर्ग जिसकी कहानी आज भी समाप्त नहीं हुई है।